नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 29 अप्रैल के महत्वपूर्ण समसामयिक के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशल एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और यहाँ तक कि जहाँ पर करंट अफेयर की प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में तो सभी एग्जामों में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए, अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए अपनी पेन कॉपी साथ लेकर बैठे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने सगी संबंधियों को सभी सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर शेयर जरूर कर दें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है कामयाबी तक यूट्यूब चैनल या कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, इसलिए शिक्षित बने, दुनिया को बदलने का हथियार प्राप्त करें। कहते हैं ना, पढ़ो और आगे बढ़ो। इसी पॉइंट को याद रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे कहता हूँ फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, स्किप ना करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर न्यूज में आज हम 29 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों की न्यूज के बारे में बात करेंगे और आपसे बताया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस न्यूज से आ सकते हैं, कौन सी न्यूज आपके लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं। आज की जो न्यूज है वह हमारी न्यूज रहेगी रैंकिंग रिपोर्ट से। तो पहली न्यूज क्या है? सिप्री की ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। याद रखें, सिप्री की ट्रेड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 भारत की सेना दुनिया में तीसरा सबसे अधिक खर्च करती है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत भारत कौन से स्थान पर आया है सेना पर खर्च करने वाला? तो आपका उत्तर होगा तीसरे स्थान पर आया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका उत्तर होगा सिप्री के द्वारा जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सेना पर सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश खर्च करते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है। तो टॉप 5 स्पेंडर खर्च करने वाले देश हैं। पहला है यूएसए, सबसे ज़्यादा जो सैनिकों पर खर्च करता है वह यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पर चाइना करता है, तीसरे नंबर पर इंडिया करता है, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड करता है और पाँचवें नंबर पर रसिया करता है। तो अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला भारत कौन से स्थान पर? तो आपका उत्तर होगा तीसरे स्थान पर। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया रैंक इन डिफरेंट इंडेक्स 2022। ये अति महत्वपूर्ण है, कहने हैं तो ट्रिपल स्टार इस पर लगा सकते हैं। बिल्कुल ये रैंक है, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप थोड़ा सा संवाई बन के रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बता देंगे कौन सी खबर अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो ये इंडेक्स हैं 2022 के अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं इंडेक्स 2022। तो नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 में, आप याद रखें Q4 में देखो 4 के बाद क्या आता है? 551। तो Q4 इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 51वीं और जबकि पहले स्थान पर रहा है टर्की। दूसरी है, ये ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है, बिल्कुल याद रखें इसे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो प्रशंसा में भारत की रैंक 136 रही है और सबसे जो प्रसन्न देश रहा है वो फिनलैंड रहा है। और बता दें कि यह अब की बार 5वीं बार भी फिनलैंड सबसे टॉप बना हुआ है रैंक में। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 5वीं बार फिनलैंड सबसे टॉप बना हुआ है हैप्पीनेस में। तो अगली है हमारे ब्लूमबर्ग रिसेंट डाटा ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशंस। डाटा मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की रैंक 5वीं रही है और पहले स्थान पर यूएसए अमेरिका रहा है। लंदन एंड पार्टनर्स
dealrooms.com ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021। तो याद रखें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है और टॉप पर यूएसए अमेरिका रहा है। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। लोकतंत्र की जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक क्या रही है, 93 रही है और स्वीडन पहले स्थान पर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक 43, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हम पेंशन कर लेते हैं। तो आपको जो याद रखना होगा, आपको एक तो ये याद रखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 136 रही है, पहले पे फिनलैंड रहा है। एक आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आईपी में भारत की रैंक 43 भी रही है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंक 93 में रही है, पहले पे स्वीडन रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई हेनले पासपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या रही है, तो हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 83 रही है, ये भी ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है। बिल्कुल, जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर रहे हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई में भारत की रैंक 85 भी रही है और पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड रहा है, न्यूजीलैंड रहा है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। डेमोक्रेसी इंडेक्स आईयूई डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46 भी रही है, नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से। तो पहले आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस याद रखनी होगी, 136 भारत की रैंक। दूसरा आपको वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट, भारत की रैंक 93। तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आईपी में भारत की रैंक 43। हेनले पासपोर्ट में 83। करप्शन प्रिसिपेशन इंडेक्स में सीपीआई में भारत की रैंक 85। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में टॉप रहा है और ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत पहले 46वें स्थान पर रहा है। तो आगे है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में 5वें स्थान मुंबई पर रहा है, 10वें स्थान पर बेंगलुरु रहा है और 11वें स्थान पर नई दिल्ली रही है और इस्तांबुल या टर्की पहले स्थान पर रहा है। तो अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट, नियुक्ति से क्या खबर बनी है। तो पहली खबर बनी है 75वें कॉन फिल्म समारोह में जूरी सदस्य बनी हैं दीपिका पादुकोण। तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, तो फिल्म समारोह में जूरी सदस्य भारत की अभिनेत्री कौन बनी है, तो उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। पूछा जा सकता है कौन फिल्म समारोह में जूरी सदस्य में बनी दीपिका पादुकोण कौन से नंबर का हो रहा है, तो उत्तर होगा 75 नंबर का हो रहा है और यह 17 मई 2028 के मध्य समाप्त होगा। और जूरी फिल्म निर्माता विशेड लिंडन विशेष जूरी के अध्यक्ष हैं। तो जूरी के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये रहे हैं विशेड लिंडन। आगे बात करते हैं रिवीजन पॉइंट में, संजय पांडे जो आईपीएस ऑफिसर हैं उन्हें मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कमीशन बनाया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कमिश्नर कौन बने हैं, तो ये आईपीएस संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं प्रोफेसर जगदीश। तो यूजीसी के नए अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश नियुक्त किए गए हैं। और यशराज फिल्म के नए सीईओ अक्षय विधानी बने हैं। याद रखें कौन बने हैं, अक्षय विधानी यशराज फिल्म के सीईओ बने हैं। वेस्टर्न एयर कमांड कौन नियुक्त किए हैं, एयर मार्शल जिनका नाम है श्री कुमार। कौन, श्री कुमार को WAC वेस्टर्न एयर कमांड का मार्शल बनाया गया है। अब बात करते हैं बिजनेस से क्या खबर बनी है। बिजनेस से बनी है रिलायंस इंस्टीट्यूट 19 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है।
तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे? प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्यांकन करने वाली कंपनी बनी है? तो आपका उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं रिवीजन पॉइंट के बारे में। भारत का पहला सबसे बड़ा बिजनेस, कॉमर्स और कल्चरल डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा खोला गया है। याद रखें कौन सा? जियो वर्ल्ड सेंटर रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा खोला गया है। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है, विश्व बैंक ने आवश्यक आयात के भुगतान के लिए श्रीलंका को वित्तीय सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। तो विश्व बैंक ने श्रीलंका को कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया है ऋण के रूप में? तो ये किया है 600 मिलियन डॉलर ऋण के रूप में वर्ल्ड बैंक ने देने का निश्चय किया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना जुलाई 1944 में हुई। राष्ट्रपति इसके हैं डेविड मालपास। CFO या MD इसके हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट इसके कर्मन रेनहार्ट हैं। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप उत्तर दोगे वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर गुजरात के अंदर किसके साथ मिलकर? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया है। कौन सा? मिशन स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट गुजरात में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड शुरू किया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड शुरू किया है। किसके लिए किया है? ये राइनोसोन बॉन्ड के लिए शुरू किया गया है। याद रखें, इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो राइनो बैंक वाइल्ड वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड जारी किया है किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है? राइनो बॉन्ड के लिए किया गया, उन्हें बचाने के लिए किया गया है। तो फिर आप उनको जो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे छापें आज ज़रूर, आपके लिए ये होमवर्क हो जाता है। हम बता भी चुके हैं, यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर आंसर देंगे। तो अगली न्यूज बनी है, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए SBI कार्ड्स ने TCS के साथ साझेदारी की है। तो SBI कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर होगा TCS के साथ। क्यों की गई है? डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो अब हम टाटा कंस्टलेशन सर्विस के बारे में 1 अप्रैल 1968 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई में हेडक्वार्टर है और राजेश गोपीनाथ इसके CEO बने हुए हैं। अब रिवीजन पॉइंट बात कर लेते हैं। तो SBI कार्ड के द्वारा एक नेचुरल बास्केट SBI कार्ड लॉन्च किया गया है और SBI बैंक ने यात्रा.com के साथ मिलकर यात्रा SBI कार्ड जारी किया है। तो आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस बैंक के द्वारा नेचुरल बास्केट SBI कार्ड जारी किया है। नेचुरल बास्केट SBI कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे छापें। तो अगली न्यूज है, कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली खबर है, इन्फोसिस ने वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए कोवाल्ट काउंट लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो कोवाल्ट काउंट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। किस लिए किया है? तो वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए किया गया है। अब राष्ट्र से क्या न्यूज बनी है? इम्पोर्टेंट हो जाती है ये न्यूज, बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो न्यूज बनी है, केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए MP कोटा खत्म।
तो केंद्रीय में विद्यालयों के दाखिले के लिए एमपी कोटा ख़त्म कर दिया है। भारत सरकार ने इन कोटे को समाप्त कर दिया है, जिसके माध्यम से संसद सदस्य केवी में प्रवेश के लिए नामों की सिफारिश कर रहे थे। दूसरी न्यूज बनी है कोवैक्सीन, कोरवैक्स, जाइकोड डी कोविड टीके भारत के बच्चों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए प्राप्त किए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है। क्यों हो जाती है कि भारत के टीकों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए प्राप्त के कौन कौन से इंजेक्शन हैं? तो वे कोवैक्सीन है, कोरवैक्स है, जाइकोव डी है और कोविड टीके हैं ये। तो इमरजेंसी में प्रयोग करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से वैक्सीनों को मंजूरी दी है? कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो यह जो इंजेक्शन है वह 6 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाया जाता है, कोवैक्सीन जो। उसके बाद है कोविशील्ड। कोविशील्ड 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को लगाया जाता है, कोविशील्ड। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है जो आपातकालीन के यूज दी गई है, स्पुतनिक बी है जो रूस की एक, जाइकस डी कैंडिला ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जाइकस डी कैंडिला ये 5 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाया जाएगा, जाइकस डी कैंडिला लगाया जा रहा है। और कोरवैक्स ये भी 5 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाया जा रहा है, मंजूरी मिल चुकी है। और कोवैक्सीन ये बच्चों के लिए शुरू किया गया है। तो तीसरी न्यूज क्या है? तीसरी न्यूज भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित किया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा किस देश के नागरिकों के लिए भारत ने नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा चीन। चाइना के पर्यटकों के लिए वीजा निलंबित कर दिया है भारत देश ने। और यह कहा गया है कि 10 साल की वैधता वाले पर्यटक वीजा अब वैध नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज क्या बनी है? पहली न्यूज बनी है, इंपॉर्टेंट है ये, ट्रिपल स्टार क्या 100 स्टार लगाने चाहूँगा इस न्यूज पर। डेनमार्क कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला पहला देश बन गया है। तो कोविड-19 कार्यक्रम को स्थगित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। कौन बना है? डेनमार्क बना है जो कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित किया है, डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क के बारे में बात करें, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, इसकी राजधानी है, करेंसी से डेनिश कॉर्न है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भारत और डेनमार्क ने सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ ऑफशोर वाइंड के लिए समझौता किया है। भारत और डेनमार्क ने ही जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल, हरे ईंधन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, वह जॉइंट कमिश्नर समझौता किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपको बता दें कहाँ बनाई जा रही है? तो ये असम में बनाई जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज। अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिजी में पीएम मोदी ने किया बच्चों के हृदय अस्पताल का उद्घाटन। तो कौन से देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने बच्चों के हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर होगा फिजी। कहाँ किया है? फिजी में किया गया है। फिजी में हृदय सुविधाओं, पूरे दक्षिण प्रांत क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएगी है, हृदय संबंधी बीमारियों की बड़ी चुनौती है। तो तीसरी न्यूज क्या बनी है अंतर्राष्ट्रीय से? म्यांमार की अदालत में आंग सान सू की को 5 साल जेल सजा सुनाई गई है। तो आंग सान सू की कितनी साल की म्यांमार में सजा सुनाई गई है? तो उत्तर होगा 5 साल की। और किस देश की रहने वाली जिन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है? तो वे म्यांमार की रहने वाली, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और आरोप की बात करें तो उनके ऊपर आरोप है कि आश्रित फ्यूमिथीन से 11.4 किलोग्राम सोना, 6 लाख अमेरिकी डॉलर को नकद भुगतान स्वीकार किया था। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। म्यांमार सरकार संसार का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी जिसे तेहार कहते हैं उसका प्रयोग कर रही है। इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये भी। बुक और ऑथर से
किताब और लेखक से क्या खबर बनी है? रोजर फालीगोट द्वारा लिखित चाइनीज सिपाहीज फॉर्म चेयरमैन्स माओ टू सी जिनपिंग नामक पुस्तक। तो याद रखें, चाइनीज सिपाहीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा रोजर फालीगोट। किसके द्वारा? रोजर फालीगोट के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है जिसका नाम है चाइनीज सिपाहीज? दूसरी रिवीजन पॉइंट के बाद बात करें तो द लिटिल बॉय ऑफ जॉय जो पुस्तक लिखी गई है वह 14वें पीस प्राइज जीतने वाले जिनका नाम है दलाई लामा, उनके द्वारा लिखी गई है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये अबे के द्वारा लिखी गई है। अब समिति मीटिंग और वर्कशॉप से क्या खबर बनी है? इंपॉर्टेंट खबर है भाई। नीति आयोग ने अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। तो अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने नई दिल्ली में, याद रखें नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में अमृत महोत्सव समारोह के तहत अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय सत्र की कार्यशाला का आयोजन किया है। पहले सत्र की जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर रवि कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया है। तो आपको बता दें कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। कौन से बने हैं? तो उनका नाम है सुमन बेरी। तो हम नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग का जो स्थापना है वह एक गैर संवैधानिक, पहली बात तो होगा कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन इसके नरेंद्र सिंह मोदी हैं और वाइस चेयरमैन जो नए बने हैं वो आर सुमन बेरी बने हैं। सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं और प्रेजेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग योजना के तहत कार्य करती है। नीति आयोग ने सेटलमेंट ऑफ इंटेंट सॉल्व विद द यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो बच्चों को फोकस करने के लिए शुरू किया गया है। तो अगली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट से न्यूज़ है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है ये भी। खेलो यूथ इंडिया गेम्स का आयोजन हरियाणा करेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा कर रहा है। कौन सा कर रहा है? हरियाणा कर रहा है। तो ये जो गेम है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, दिल्ली इसमें आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन 4 जून से लेकर 4 जून से 13 जून के मध्य हो रहा है। 13 जून के मध्य ये हो रहे हैं और इन्हें 8 मई को इन्हें लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से शुरू, कहाँ से होंगे? पंचकुला से इन्हें लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो अगली खबर है रिवीजन पॉइंट में, ये भी अति महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो ये जो आयोजित हो रहे हैं तो बेंगलोर के अंदर। कहाँ हो रहे? बेंगलोर। इनका उद्घाटन किसने किया? तो इनका वेंकैया नायडू ने किया। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलोर में माननीय राष्ट्रपति वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। अगली खबर भी इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल क्या मैं इसे 1000 स्टार देना चाहूँगा। भारत ने तुर्की को तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट और 2 में कितने स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 जीते गए हैं। कहाँ तीरंदाजी हो कहाँ रही है? तुर्की में हो रही है। तो भारत में तुर्की के
अतालिया में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कंपाउंड्स पुरुष टीम के फाइनल में फ्रांस को हरा दिया है। अभिषेक वर्मा हैं, रजत चौहान है, अमन सैनी को भारतीय तिगड़ी ने 3, फिलिपिन बोल्च, कैटिन बरार, एंड्रियल गौटियर फ्रांस टीम को हराया है। इंडिया फिनिश 17वें इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो मंगोलिया में हो रही है उसमें भारत ने किसने पदक जीते हैं, तो ये पदक जीते हैं, रिसेंटली न्यूज है, क्योंकि सोनीपत के हरियाणा के सोनीपत रवि दहिया ने एकमात्र उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत हरियाणा ने इसने 13 मेडल जिताए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 100 स्टार देना चाहूँगा इस न्यूज को, तो 100 का 1 लाख दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो मंगोलिया में आयोजित हो रही है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो उत्तर होगा 17 पदक जीते हैं। तो यह कौन से नंबर का इवेंट है, तो ये 35वें नंबर का है। कहाँ आयोजित हो रहे हैं, मंगोलिया में हो रहे हैं। कब से कब, 19 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य खेले गए। इसमें 30 खिलाड़ियों ने, भारत के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 17 कुल मेडल जीते। 1 गोल्ड मेडल जीता था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रवि दहिया के द्वारा जीता गया है। रवि दहिया 1, 5 सिल्वर और 11 जीते गए हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब बात कर लेते हैं इसमें टॉप में कौन रहा है। टॉप में कौन रहा है किस पर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो मंगोलिया में रही, टॉप पर रहा है 21 पदक जीतकर, जिसका नाम है जापान। जापान ने 10 तो गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल पदक जीते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत रहा 5वें स्थान पर, जिसमें से 1 तो गोल्ड है, 5 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और इसमें से हरियाणा के 13 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो टॉप पर है जापान जिसने 21 पदक जीते हैं, दूसरे नंबर पर ईरान है, 15 जीते हैं। फिर है कजाकिस्तान जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 8 ही ब्रॉन्ज है, 21 तो जीते हैं, लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा 2 ईरान और इसने जीते हैं। तो 5वें नंबर पर 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर हैं, 11। तो आगे बात करते हैं अगला, एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। मैन ग्रू को रोमन, तो पहला है सुनील कुमार, 87 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अर्जुन हलाकूर ने 55 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज ने 63 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और हरप्रीत सिंह ने 82 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सचिन शेरावत ने 67 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वुमेन फ्री स्टाइल में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। राधिका ने सिल्वर जीता है 65 किलो वर्ग में। सुषमा सकौन ने 55 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है। सरिता मोर ने 59 किलोमीटर ब्रॉन्ज जीता है। मनीषा ने 62 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है। रवि कुमार दहिया ने 57 किलो, तो याद रखे, बिल्कुल इसे जरूर याद रखें भाई, रवि दहिया सोनीपत के रहने वाले 57 किलो वर्ग में। और बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। गौरव वालिया ने 79 किलोग्राम में सिल्वर पदक जीता है। दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम में सिल्वर पदक जीता है। नवीन ने 70 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सत्यावर्त कादियान ने 97 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और विक्की ने 92 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बात कर लेते हैं कुल कितने पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा। तो भारत के द्वारा जो पदक जीते गए हैं वो कुल पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा, तो 17 पदक जीते गए। टॉप पर रहा है 10-2-9 जापान, 10-2-9 के साथ जापान रहा है। तो इसमें जो 35वें नंबर की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो मंगोलिया में आयोजित हुई, भारत में इसने 17 पदक जीते हैं। 17 में से 1 गोल्ड हो जाता है, 5 सिल्वर हो जाते हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। तो इस पर जो भारत रहा है 5वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है जापान, 10-2-9, 10-2-9 का आंकड़ा है। 10 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 21 पदक इसने जीते हैं जापान ने। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या खबर बनी है, इंपॉर्टेंट खबर है बिल्कुल भाई, ट्रिपल स्टार लगा लें।
स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान पर क्रू 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। तो किसने क्रू अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। कि यह कौन सा नाम है? इसका नाम है क्रू 4। क्या नाम है? क्रू 4 स्पेस एक्स के द्वारा शुरू किया गया है। अब डिफेंस से क्या न्यूज बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2022 में संशोधन। तो 2022 रक्षा अधिनियम प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। क्यों? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दूसरी खबर है HAL भारत इलेक्ट्रिकल्स ने सर्च एंड टैग सिस्टम बनाने के लिए किया करार। तो सर्च एंड टैग सिस्टम कौन बना रहा है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल HAL दोनों मिलकर बना रहे हैं। हेल की फुल फॉर्म हो जाती है भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो पार्टनरशिप ऑफ मेऊ एग्रीमेंट से समझौते से क्या खबर रही है? फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को समर्थन के लिए पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट किसके साथ मिल गया है? यह पश्चिम बंगाल के साथ मिल गया है बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में अक्टूबर में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके कल्याण कृष्णामूर्ति इसके वर्तमान CEO हैं। अगली खबर है, इंपॉर्टेंट है भाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो 7 रोपवे परियोजना के साथ जो विज्ञापन पर समझौता किसके साथ किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। तो अगली खबर है भाई, मारुति सुजुकी ने इंडियन बैंक से मिलाया हाथ। मारुति सुजुकी और दोनों इंडियन बैंक एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। अगली खबर है, ये ट्रिपल स्टार क्या भाई, मैं इसे 1 लाख स्टार दूंगा। बिल्कुल इसे ही नोट जरूर करें इसी खबर को। भारत और मालदीव ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन स्थापित करेंगे। तो ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन स्थापित कौन से 2 देश करेंगे? तो इसका उत्तर होगा भारत और मालदीव। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह कौन है भाई? RK सिंह मंत्री हैं। उन्होंने मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ सोन की मुलाकात की। तो ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? तो ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन स्थापित किस देश के 2 पर्यावरण मंत्री कर रहे हैं, या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भारत के तो हैं RK सिंह है और मालदीव के हैं भैया अमीनाथ सोना। इनके बीच समझौता। अब महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर बनी है? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पौंगन दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पौंगन दिवस मनाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्या खबर बनी है? इंपॉर्टेंट है भाई। किस सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की है? तो ये मेघालय सरकार ने की है। तो संगीत को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने परियोजना की शुरुआत की है। आगे बात है, एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स ने महिला चेज मेकर पर वीडियो लॉन्च किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। नेटफ्लिक्स महिला चेज मेकर पर वीडियो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेटफ्लिक्स के बारे में बात करें, नेटफ्लिक्स के CEO हैं टेड सैराडोज। अब 29 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न क्या बने हैं? हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव पुस्तकालय का वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये बना है झारखंड। याद रखें भाई, जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध हुआ है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ जिले की बस्ती की ओर रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? तो याद रहे असुरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है, जिसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है। हाल ही में किसने वर्ल्ड फ्लू में N8H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो वर्ल्ड फ्लू H3N8 का जो मामला दर्ज किया गया वो चीन में किया गया है। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो डेविस एलन बरो को किया गया है। हाल ही में भारत के औद्योगिक महानिदेशक ने 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी कोविड-19 को मंजूरी दे दी है? तो कोवैक्स को मंजूरी दे दी है। आप हमारे कामयाब तक चैनल को फेसबुक पर
इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो 2022 के कुछ महत्वपूर्ण सम्मान: 31वां सरस्वती सम्मान रामदर्शत मिश्रा को, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। 27वां देवी शंकर अवस्थी समृद्धि पुरस्कार अच्युतानंद मिश्र को। 31वीं GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को। प्लिजर पुरस्कार देईबेंदी फॉरेंस को। ओ हेनरी प्राइज पुरस्कार अमर मिश्र को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माऊजी को। वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड एम्बर वैकेन को। ग्रेमी अवार्ड फाल्गुनी साहा को दिया गया है। चमेली देवी जौहरी को। स्टॉकहोम जल फिनलैंड बुटर शर्ट्स को। कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओ हेनरी प्राइज अमर मिश्र को। हिलाल ए पाकिस्तान पोलियो उन्मूलन विल गेट्स को। विर्ट्स जमल पदक का सम्मान दीपक धर प्रथम भारतीय हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक श्री विनोद शर्मा को। भारतीय टाइगर रिजर्व X2 पुस्तकालय सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। यदि दिखाई नहीं दे रहे तो वीडियो को आप हमारे बार बार सुन सकते हैं और PDF में देख सकते हैं इसे। भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री: मैगनस्थनीज एक यूनानी था, यह 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आया। डाइमेकस सीरिया का रहने वाला था, बिंदुसार के इस समय काल में 298 ईस्वी पूर्व आया। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में आया। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 में आया। मार्को इटली के रहने वाले थे, 1288 ईसा पूर्व में कायान पांडवे के शासनकाल में आए। इबन बतूता मोरक्को के रहने वाला था, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। निकोलो कोटी इटली के रहने वाले 1420 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। अब भारत के वायसराय अगली सीरीज हमारी यही चल रही है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक कौन है? प्रिंस ऑफ द वेल्स की रथ यात्रा इन्हों के शासनकाल में हुई। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा इन्हीं के शासनकाल में चला। पंजाब में कुंगा आंदोलन वायसराय नॉर्थब्रुक के शासनकाल में चला। अब है लॉर्ड लिटन, इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। 1876-78 में भयंकर दुर्लभ जिससे मद्रास, मुंबई और मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों, पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्टेवी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। तो अकाल आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के शासनकाल? लॉर्ड लिटन। राजकीय उपाधि अधिनियम, तो राजकीय उपाधि अधिनियम भी लॉर्ड लिटन के शासन। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने हिंद केसरी की उपाधि की धारणा की लॉर्ड लिटन के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन। आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासन। द्वितीय अफगान युद्ध 78 और 80 में ये भी लॉर्ड लिटिल। तब लॉर्ड रिपिन 1880 से 84 के मध्य। अफगानिस्तान की संधि 1881 में इसके शासनकाल में हुई। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में शासनकाल में हुई। श्रीमुख की दिशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम, याद रखें प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में है। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट की समाप्ति 82 में हुई और लॉर्ड रिटिन के शासनकाल में 81 में शुरू हुई। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का विनियमितीकरण लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 82 में लॉर्ड रिपिन। सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति, इंपोर्टेंट है, शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में लॉर्ड रिपिन के काल में। एल्बर्ट विल विवाद 1883-84 में। अब है लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन के काल में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इंपोर्टेंट हो जाती है। लॉर्ड लैंसडाउन 1894 तक कारखाना अधिनियम 91 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण लॉर्ड लैंसडाउन के मध्यकाल में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, टेलीग्राम पर और यहाँ तक हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है जिस पे आपको एक नोटिस दे रहा हूँ मैं आपको कि हम प्रतिदिन
जीके चला रहे हैं। जीके की सीरीज मात्र 10-11 प्रश्न कराते हैं और पूरी डिटेल में कराते हैं। आप उस वीडियो को भी देखा करें और मात्र 5 मिनट में हरियाणा का करंट अफेयर डे बाय डे कराते हैं और हरियाणा के जीके भी उसमें जोड़ के रखते हैं। तो सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।